सर श्री बाबू भी सवर्णों के नेता नहीं थे, वो जन जन के नेता थे। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। बिहार की राजनीति में भूमिहार यानी सवर्णों को राजनीतिक लठैत के रूप में उपयोग करने वाली राजनीतिक पार्टियां जो सत्ता में सिरमौर बढ़ने के लिए सवर्णों को राजनीतिक लठैत के रूप में प्रयोग किया। लेकिन इस बार की बिहार विधानसभा चुनाव जो होगी वो काफ़ी दिलचस्प होगा, इसलिए कि भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष कुमार थे, उनके द्वारा बिहार में एक नए विकल्प, तीसरे विकल्प का गठन किया गया है, जिसका नाम है राष्ट्रीय जनजन पार्टी। आप नाम से वाकिफ ही होंगे, आशुतोष कुमार, जो नाम सुनते ही सवर्णों के युवा में एक ज्वाला की आग उठती है। क्रांतिकारी नेता के रूप में इनकी पहचान की जाती है। तो आज इन सारे मुद्दों पर बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं आशुतोष कुमार। सबसे पहले तो इनका जनादेश न्यूज में स्वागत है सर। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के बाद बिहार में अगर कोई सवर्णों का नेता हुआ तो वो आशुतोष कुमार ही हुआ है, जैसा लोगों में देखा जा रहा है, सवर्ण समाज में ऐसा देखा जा रहा है। सर श्री बाबू भी सवर्णों के नेता नहीं थे, वो जन जन के नेता थे। पार्टी के नाम भी जन जन पार्टी है। तो आप समझ सकते हैं कि देवघर में जिस समय में दलित समुदाय के लोगों को मंदिर में प्रवेश करने पर रोक लगाया जाता था, तो श्री बाबू जब मुख्यमंत्री थे तो अपने शासनकाल के दरमियान स्वयं देवघर के मंदिर में खड़े होकर और हजारों दलितों को मंदिर में प्रवेश करवाया और पूरे दुनिया वालों को ये संदेश दिया कि भगवान पर जितना अधिकार भूमिहारों का, ब्राह्मणों का, राजपूतों का है, उतना ही अधिकार दलितों का भी है। और वही काम हमारे राजनारायण जी भी काशी विश्वनाथ के मंदिर में किए। उन्होंने भी, हालांकि वहाँ के पंडा जी लोग उनको घसीट कर पीटे भी, बावजूद इसके वो हटे नहीं और काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा होकर और वो दलितों को मंदिर में प्रवेश करवाए। और हमारे आदर्श राजनारायण जैसे लोग ही हैं, हमारे आदर्श श्री बाबू जैसे लोग हैं। तो केवल सवर्ण ही नहीं, यहाँ जो भी वंचित है, जो भी आज सरकारी योजनाओं का उपेक्षा झेल रहा है, हम उसकी बात करने में हैं। हम बिहार की राजनीति को, जो वर्तमान में जो ट्रेंड चल रहा है, उसको बदलने हैं। आशुतोष जी, आपके जहन में यह विचार कैसे आया कि बिहार में खास करके सवर्ण हो गए या गरीब तबके के जो भी लोग हो गए, किसी भी समुदाय से, आपने यह बात कही कि हमारी जो मंशा है, हमारा जो मोटो है, वो केवल सवर्णों के लिए नहीं है बल्कि बिहार के हर जनता के लिए है, हर जन के लिए है। तो आपके जहन में ये विचार कैसे आया कि बिहार बदलने की बात सोच ली आपने? क्योंकि सर हम बिहारी हैं और सेना में भी हमने जॉब किया 8 साल, तो अन्य राज्यों के भी लोग सेना में भी थे, जबकि सेना में कोई भेदभाव नहीं, सेना में कोई ऊंच नीच किसी राज्य का फीलिंग नहीं होता। लेकिन फिर भी सेना जैसे संस्था में भी बिहारी कहने पर कभी कभी संकोच करना पड़ता। हालांकि मैं तो हर जगह बड़े ही गर्व के साथ में सीना चौड़ा करके अपने आप को बिहारी कहता हूँ और इस दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर है किसी में दम तो हमसे बात करें और बिहार, जिस बिहार को आप समझ नहीं पाए हैं, उस बिहार को आपको हम समझाने का काम करेंगे। तो आज भी जो अन्य राज्य में कभी दिल्ली जाते हैं हम लोग, क्योंकि संगठन से जुड़े रहे, तो देश के लगभग 9 राज्यों में संगठन का विस्तार हुआ है। तो हमें तो ये बात सुनने को व्यक्तिगत रूप से कभी नहीं मिला कि तुम बिहारी हो तुम्हें से, लेकिन जो वास्तविक स्थिति है उसको हम नकार नहीं सकते कि आज बिहार और बिहारी शब्द एक गाली बनकर रह गया है, एक अभिशाप बनकर रह गया है और ये काफ़ी हमारे लिए पीड़ादायक है और यह बर्दाश्त के बाहर है। हम बहुत दिनों से बिहार में एक विकल्प की तलाश में थे कि इन चतुरानन कह सकते हैं, जो बिहार के सत्ता में 40 वर्षों से 30 वर्षों से जो सत्ता को काबिज किए हुए हैं और अपने गद्दी को हासिल करने के लिए एक दूसरे को ढाल के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जैसे आप 2015 के चुनाव में देखने को मिला होगा आपको। तो इन चारों से बिहार को मुक्ति दिलाना है और बिहार में एक नया विकल्प देना होगा, अन्यथा बिहार और बिहारी की दुर्दशा ऐसी ही बनी रहेगी। यह सोचकर हमने विकल्प दिया और बिहार बदलने का फैसला किया। आशुतोष जी, सबसे बड़ी बात है सवर्णों की कि बिहार में सवर्ण के कई ऐसे बोर्ड के ठेकेदार हैं
जो सवर्णों के वोट पर अपने राजनीति को चमकाए हैं, अपने चेहरे को उन्होंने काफ़ी हद तक ऊंचा किया है। इतना ही नहीं, कई ऐसे भी भूमिहार के नेता हैं, सवर्ण के नेता हैं जो केंद्र में मंत्री भी बने हैं। उन ठेकेदारों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो कभी भी सवर्णों की आवाज़ को, गरीबों की आवाज़ को बुलंद नहीं कर सके, केवल राजनीतिक लठैत के रूप में अपने फायदे के लिए भूमिहार, वोट के नाम पर भूमिहार बनते हैं और विकास के नाम पर कहीं दूसरे जगह चले जाते हैं? उनके लिए क्या संदेश आप देना चाहते हैं जो भूमिहार वोट बैंक के ठेकेदार हैं? सर, ठेकेदार थे, अब रहे नहीं, क्योंकि ठेकेदार अगर रहते तो विगत 7 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में एक हमने रैली बुलाई थी और 1.5 लाख से अधिक संख्या में लोग वहां पहुंचे थे। और जिन ठेकेदारों की आप बात कर रहे हैं उन ठेकेदारों को आमंत्रण दिया गया था, लेकिन शायद अपने आकाओं के डर से उस मंच पर नहीं पहुंचे, एक भी ठेकेदार नहीं पहुंचे। हम तो धन्यवाद देना चाहेंगे माननीय MLC संजय पासवान जी जैसे लोगों का, जिन्होंने बिना आमंत्रण के भी हमें धन्यवाद देने के लिए, बधाई देने के लिए, शुभकामना देने के लिए कि आपने सफल रैली कराई और मंच पर आए, हमें बधाई देकर गए, लेकिन वहाँ उस मंच पर एक भी ठेकेदार नहीं दिखा। तो इसका मतलब है कि हमारे समाज ने उन्हें सिरे से नकार दिया है। और अब ऐसा नहीं चलने वाला है कि आप चुनाव में भूमिहार बन जाइए, राजपूत बन जाइए, कायस्थ बन जाइए और चुनाव के बाद आप हिंदू के नेता बन जाइए, कोई सेकुलर बन जाए, कोई भाजपाई बन जाए, कोई कांग्रेसी बन जाए। तो समाज लगता है कि अब ऐसे नेताओं को क्या करना है उनके साथ में, समाज ने मूड बना। आपने सुना, इन्होंने बताया कि 7 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में जो सवर्णों की रैली की गई थी उसमें भूमिहार के एक भी ठेकेदार उपस्थित नहीं हुए थे। इतना ही नहीं, संजय पासवान जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उनके द्वारा इन्हें आशीर्वाद दिया गया, लेकिन भूमिहार के एक भी ठेकेदार अपने आकाओं के डर से गांधी मैदान पहुंचना अपने लिए उचित नहीं समझे। लेकिन आशुतोष कुमार उन्हें भी शुक्रिया अदा करते हैं कि अब भूमिहार उन्हें वोट का ठेकेदार नहीं समझेगी, अब जो समाज करेगी वही उनका हश्र होगा। अगला सवाल आपसे है कि आप एक क्रांतिकारी युवा चेहरा के रूप में उभरे हैं और सबसे बड़ी बात है कि आपको आरक्षण आर्थिक आधार पे चाहिए, जातिगत आधार पे नहीं। यानी हम कह सकते हैं कि आरक्षण का आपने विरोध किया, आरक्षण विरोधी क्रांतिकारी युवा के रूप में आपने बिहार में अपनी पहचान बनाई है। सर, हम विरोध आज भी नहीं करते, उसका आधार बदलने की बात करते हैं और वर्तमान में उस पर एक समीक्षा होनी चाहिए कि आज तक कितने वैसे दलित जिनको वास्तव में आरक्षण की आवश्यकता थी, क्या उन्हें आरक्षण का लाभ पहुंच रहा है, और अगर नहीं पहुंच रहा है तो उनके लिए सरकार के पास क्या नीति, या जो आयोग बना है उस आयोग के पास क्या नीति है। आज दलित आयोग ही है तो कितने वैसे दलितों को गांव-गांव जाकर प्रेरित कर रही है कि तुम्हारे बच्चे जब तक स्कूल नहीं जाएंगे, पढ़ेंगे नहीं, तब तक उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। अब बताइए, जो रिक्शा ठेला चला रहा है बेचारे, आज के डेट में भी वैसे बहुत दलित हैं जो गांव देहात में भेड़ बकरी, यहाँ तक कि सुअर भी बेचारे चला रहे हैं, उनके बच्चे स्कूल का मुँह नहीं देखते। क्या सभी रामविलास पासवान नहीं बन सकते थे? सर, रामविलास पासवान जैसे नेता जो आगे बढ़ गए, वो चाहेंगे तब न बोल पासवान की तरह बनेंगे। हमने जो अभी चर्चा की कि बिहार में 40 सीट लोकसभा में, जिसमें संसदीय सीट में 6 सीट आरक्षित है, जिसमें 5 सीट रामविलास पासवान के परिवार वालों ने आरक्षित कर रखा है, तो बाकी पासवानों की गरीबी दूर कैसे होगी? ये सोचना, जिस प्रकार से हमारे समाज का बेड़ा गर्क हमारे समाज के ठेकेदारों ने किया है, उसी प्रकार से दलित समाज का बेड़ा गर्क भी दलित समाज के ठेकेदारों ने किया है। और दलित समाज एक ऐसा वर्ग है जिसके साथ में हमारे पूर्वजों का लगाव रहा है। सर, आज भी हमारे गांव में, हर जगह की तो बात नहीं करेंगे, लेकिन जिस अरवल जहानाबाद से मैं, आज भी हमारे यहाँ जब गेहूं की और धान की कटनी होती है खेत में, तो 5 बोझा खेत में ही छोड़ दिया जाता है। ये उनके लिए छोड़ा जाता है जिनके पास अपनी ज़मीनें नहीं हैं। सर, आज भी इतिहास उठाकर देखें, विनोबा भावे जी ने एक भूदान मुहिम चलाया था। उस मुहिम के तहत उन्होंने कहा था कि जो गरीब दलित जिसके पास रहने के लिए, बसने के लिए, खाने के लिए ज़मीन नहीं है, एक सर्वे के मुताबिक 33 लाख एकड़ ज़मीनें भूमिहारों ने दान में दी हैं, सरकारी स्कूल बनाने के लिए, कॉलेज बनाने के लिए, दलित बंधुओं को बसाने के लिए। तो हम तो उनके हितैषी रहें और हम उनको लेकर चलना चाहें। बीच में जो ये समाजवाद के नाम पर जो
जेपी और लोहिया और कर्पूरी के नाम पर उनके छद में अनुयायी बनकर जो बिहार में येन केन प्रकार सत्ता हासिल करने के लिए जो अगड़े पिछड़े की लड़ाई किए, उन्होंने दलित भाइयों के जहन में हमारे प्रति जहर घोला है। हम भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच संगठन चलाते भर में भी विगत 2 वर्षों से, यहाँ कई बंधु साथ में बैठे हैं, विगत 2 वर्षों से बिहार के लगभग 50 से आधे दलित बस्तियों में जाकर हर एक मकर संक्रांति को हम लोग उनके साथ दरी बिछाकर बैठकर और दही चूड़ा खाए हैं और ये भेदभाव ये मिटाने का काम किए, उन्हें संदेश देने का काम किए हैं कि हम आपके साथ कोई भेदभाव और कोई छूआछूत नहीं करते हैं। भेदभाव कौन करता है? दलित का, जो अमीर व्यक्ति है जो दलित समाज में, रामविलास पासवान जी किसी गरीब पासवान के घर में भोजन करते आप नहीं देखा। और ठीक उसी प्रकार जो सवर्ण है और करोड़पति है वो हमारे सवर्ण का जो गरीब है उसकी सूद लेने नहीं जा रहा है। तो भेदभाव अमीर और गरीब में होता है, ना कि किसी जाति विशेष में भेदभाव होता है। गरीब दलित समाज के अमीर लोग गरीब दलितों के साथ भेदभाव कर रहे हैं और सवर्ण समाज के अमीर लोग गरीब सवर्णों के साथ भेदभाव के हैं। तो इन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि समाजवाद के नाम पर जो राजनीति के पुरोधा हैं उनके द्वारा जो समाज में जहर घोला गया है जातिवाद के नाम पर, वो जहर ही उनके जहन में आज दौड़ रहा है। लेकिन राष्ट्रीय जनजन पार्टी की ऐसी कोई भावना नहीं है। इस पार्टी में हर तरह के लोग, हर जाति धर्म मजहब के लोग शामिल हो रहे हैं। और भी सवाल के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं आशुतोष जी। अगला सवाल हमारा यह है कि आपने इस बार बिहार विधानसभा के चुनाव में एक तीसरे विकल्प के रूप में अपना पैर, अंगद की तरह अपना पैर रावण के लंका में गाड़ दिया। तो आपका पार्टी का क्या उद्देश्य है? किस तरह से लोगों के बीच आप जाएंगे और उनको क्या आप विकास की बातें बताएंगे? किस तरह से लोगों को उत्प्रेरित करेंगे ताकि उनका झुकाव आपके कार्यों के प्रति हो? सर, जिस प्रकार से बिहार में बाढ़ या सुखाड़ की जब आपदा आती है तो माननीय मुख्यमंत्री जी हेलीकॉप्टर से सर्वे करते हैं। 10,000 फीट ऊंचाई से देखते हैं कि कहाँ कहाँ बाढ़ आया हुआ है। हमें लगता है कि वो सर्वेक्षण नहीं हो तो मजा लेने जाते हैं कि कौन लोग डूब रहा है, किसका घर बचा हुआ है। 10,000 फीट की ऊंचाई से सर्वेक्षण करने वाले मुख्यमंत्री को क्या पता चलेगा कि किस घर में 4 दिन से बच्चा दूध के लिए भूखे रो रहा है, कौन से घर में मरीज है जिसको हॉस्पिटल जाना है लेकिन उसका घर पानी से डूबा हुआ है, वो घर में बैठा हुआ है, ये पता नहीं चलेगा। और वही सर्वे के आधार पर ये लोग योजना तैयार करते हैं। हम लोग बिहार के 2200 गाँवों तक पहुँच चुके हैं और हमारी तैयारी है, क्योंकि अब समय कम है और कोरोना महामारी की वजह से बहुत ऐसे कार्य हैं जो हम लोग चाह कर भी नहीं कर पा रहे हैं। बावजूद इसके हम लोग अलग अलग टीम, अलग अलग डेलीगेट तैयार करके हम लोग अन्य क्षेत्रों में भी भेजेंगे, बिहार के 243 विधानसभा में भेजेंगे। और जो वहाँ की लोकल समस्या है, साथ ही साथ जो बिहार की समस्या है, बिहार में बेरोजगारी से बड़ा तो कोई मुद्दा ही नहीं सर। बिहार सबसे युवा राज्य है। बिहार में 65 से 68% आबादी युवाओं की है। यहाँ 6.5 करोड़ आबादी युवाओं की है और वो युवा यहाँ मजदूर कहला रहे हैं। अच्छी शिक्षा हासिल करने के बाद भी बिहार में उनके पास कोई रोजगार नहीं है। हम लोग हर साल लाखों करोड़ों रुपए टैक्स के रूप में अन्य राज्यों को शिक्षा के नाम पर हम लोग कोटा जैसे शहर को दे दे रहे हैं, राजस्थान जैसे राज्य को दे दे रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि पटना जैसा शहर IT हब बने, हमारे बच्चों को कोटा और तमिलनाडु जाकर पढ़ाई न करना पड़े। इस तरह की बहुत सारी परियोजना है, रोड मैप तैयार करनी है। हम लोग बिहार में छोटे छोटे उद्योग धंधे लगाना चाहते हैं। यहाँ एक इंडस्ट्रियल क्लस्टर, इंडस्ट्रियल हब तैयार करना चाहते हैं। किसी भी सरकार के बूते की बात नहीं है कि आने वाले किसी भी सरकार में कि वो 50 लाख लोगों को सरकार बनते ही रोजगार दे देंगे। लेकिन बिहार की जनता से हम वादा करते हैं कि एक बार राष्ट्रीय जनजन पार्टी को मौका देकर देखें। सरकार के गठन के 3 महीनों के भीतर 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट बिहार में हम कराएंगे, जिसके लिए सारी बातचीत हमारी हो रखी है। लेकिन वो लोग न लालू के रीजन में यहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, न नीतीश कुमार के कार्यकाल में यहाँ उद्योग लगाना चाहते हैं, क्योंकि इनके शासनकाल में अपराध चरम पर है और वो रंगदारी टैक्स नहीं देना चाहते, वो जबरदस्ती वाला सरकारी टैक्स नहीं देना चाहते। इसलिए वैसे लोगों को यहाँ वैसे नेता की जरूरत है
जो भोला पासवान शास्त्री जी को अपना आदर्श माने, जो 3 बार इस राज्य के मुखिया रहने के बाद, मुख्यमंत्री रहने के बाद भी उनके मृत्यु के उपरांत उनके अकाउंट में उनके दाह संस्कार के लिए भी पैसा नहीं था। और आज भी उनके परिवार की ये स्थिति है कि जिसके दादा, जिसके पिताजी 3 बार मुख्यमंत्री रहे और आज उनके बच्चों को कोरोना महामारी में 3 दिन 3 रात तक भूखे सोना पड़ा है। यह कैसा दौर है बिहार में जब कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में अपनी जन्मभूमि लौटने वाले कामगार जो श्रमिक हैं उन्हें प्रवासी की संज्ञा दी गई है। सर, यही तो विडंबना है कि हम बिहारी देखते देखते प्रवासी हो। और इसके पीछे कारण कौन है? इसके पीछे जिनका हाथ है उन्हीं के वंशज आज बेरोजगारी हटाओ यात्रा निकाल, जिनके बाप दादों की वजह से बिहार आज बेरोजगारी की इस कगार पर खड़ा है। दूसरे लोग जो भी हमने अपने संबोधन में कहा कि जो परिवार फर्स्ट की नीति पर चलते आए हैं वो बिहारी फर्स्ट और बिहार फर्स्ट की नीति पर चल रहे हैं, नारा लगा रहे हैं। तो वैसे लोग जो चुनाव के समय अलग अलग हथकंडे अपनाते हैं, वो लोक लुभावन वायदे करते हैं और चुनाव के बाद 4.5 साल तक कान में तेल डालकर सो जाते हैं। आप कुछ भी कहते रहें, बिहार की जनता मरती रहे, कराती रहे। बिहारी गुजरात में मार खाए, चाहे महाराष्ट्र में मार खाए, चाहे असम में मार खाए, चाहे दिल्ली से खदेड़ा जाए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कान में रुई डालकर सोए रहेंगे और चुनाव से 6 महीना पहले फिर उठेंगे और बिहार की जनता को बेवकूफ़ बनाएंगे। और कोई लालू का डर दिखाकर, तो कोई नीतीश का शासनकाल में भय का आतंक है, आतंक का माहौल है, उसका डर दिखाकर वो फिर सत्ता हासिल करना चाहेंगे। लेकिन हमें लगता है कि बिहार के लोगों ने अब इससे इतर कुछ बदलाव का मूड बनाया है। और ये जो राजनीति का जो खेल पिछले 30 वर्षों से ये लोग देख रहे हैं, अब बिहार की जनता उससे उब चुकी है और इस पर बदलाव चाहिए। आशुतोष जी ने इशारों में लालू परिवार पर भी कटाक्ष किया है। आपने सुना भी, इन्होंने कहा कि जिनके वंशज, जिनके दादा पिता बिहार को बेरोजगार बना दिए, उनके परिवार वाले, उनके पुत्र आज बेरोजगारी हटाओ यात्रा निकाल रहे हैं। इतना ही नहीं, रामविलास पासवान के परिवार को भी इन्होंने कटघरे में खड़ा किया कि जो परिवारवाद की राजनीति में रह गई, जो परिवार फर्स्ट जानती है, वो उनके पुत्र चिराग पासवान, जो लोग जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हम नाम स्पष्ट कर दिया आपको, इनके द्वारा एक कार्यक्रम चलाया जाता है जो है बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। इशारे में इन्होंने लालू, रामविलास और नीतीश कुमार तीनों पे कटाक्ष किया है। अब अगला सवाल इनसे है कि आपका रोड मैप क्या होगा सर, विकास का ब्लूप्रिंट क्या होगा, किस तरह से इसकी विकास की जाएगी? और सबसे बड़ी बात कि बिहार विधानसभा के चुनाव में आप कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? सर, सीटों की घोषणा हमने 243 विधानसभा सीटों की, इसलिए क्योंकि हम किसी पार्टिकुलर विधानसभा में बदलाव नहीं लाना चाहते। हमने टैगलाइन दिया है बदलो बिहार, और अब की बार बदलो बिहार। तो पूरे बिहार की बदलाव की अगर हम बात करें तो बिहार में बदलाव, तो बिहार तो सुल्तानगंज अररिया से शुरू होता है और भभुआ और बक्सर में जाकर समाप्त होता है। तो हमें बिहार के 243 विधानसभा में बदलाव लाने में, इसके लिए हमें सभी सीटों पर चुनाव लड़ना होगा। और जहाँ तक रोड मैप की बात है बिहार, तो हमने कहा कि बिहार में जब तक एक औद्योगिक क्रांति नहीं लाई जाएगी, बिहार चूँकि क्रांति की भूमि रही है, महात्मा गांधी जी को भी सत्याग्रह यहीं आकर करना पड़ा था। बिहार की भूमि में वो ताकत है सर कि एक साधारण से इंसान को भगवान बना देता है। जो साधारण सा इंसान सिद्धार्थ पूरे दुनिया में घूम कर आ गए और कहीं ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, इसी बिहार के गया की धरती में वो ताकत थी, इसी मगध की धरती में वो ताकत थी कि एक साधारण से इंसान सिद्धार्थ को भगवान बुद्ध बना दिया। ये बिहार की धरती में ताकत थी, ये क्रांति की भूमि रही है, क्रांति की जन्मी रही है। और हमें पूरी उम्मीद है कि औद्योगिक क्रांति हम लोग बिहार में लाएंगे, जो पूरे विश्व पटल पर अपनी ख्याति स्वर्ण अक्षरों में बिहार का नाम लिखा जाएगा। साथ ही साथ यहाँ खाद्य संबंधित, फूड से संबंधित बहुत सारे उद्योग लगाए जा सकते हैं, जिसकी अपार संभावना है, जिस पर सरकार का ध्यान नहीं है। तो इन छोटे छोटे चीज़ों पर हम लोग रोड मैप तैयार कर रहे हैं और बाकी चुनावी घोषणा पत्र पर हम लोग इसको विस्तार से अपनी बात को रखेंगे। इस प्रकार से हम लोग बिहार में बेरोजगारी दूर कराएंगे और
बिहारी को बिहार में ही रोजगार दिलाएंगे, इसी नारे के साथ हम लोग घर घर। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे थे राष्ट्रीय जनजन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष कुमार को, और इनके पार्टी का टैगलाइन है अब की बार बदलो बिहार। यानी इस बार जो विकल्प होगा वो बिहार बदलने का विकल्प है। ना लालू ना नीतीश, किसी तीसरे विकल्प का बिहार को तलाश है, जो विकल्प राष्ट्रीय जनजन पार्टी ला रही है। तो हमारे साथ खास बातचीत के क्रम में उपस्थित थे राष्ट्रीय जनजन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष कुमार, और इन्होंने आपको स्पष्ट तौर पे कहा कि राष्ट्रीय जनजन पार्टी आपके हित के लिए कार्य करेगी। दोस्तों, लगातार हम आप तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए और पाइए बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरें। दोस्तों, सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।